इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी के दबाव में उनकी हेलीकॉप्टर से की जाने वाली 5 जनसभाओं की परमिशन रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से इन जनसभाओं में जाने को हम लेट हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बदायूं जाने वाले हैं और 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं दरअसल आपको बताते चले कि बदायूं के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में धर्मेंद्र यादव की 5 जनसभाएं होनी थी। इन जनसभाओं में धर्मेंद्र यादव को हेलीकॉप्टर से जाना था, जिसकी परमिशन प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से इन जनसभाओं में पहुंचने को धर्मेंद्र यादव लेट हो गए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दबाव में प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि पहले चरण ने चुनाव में समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा सीट जीत के आ रही है और आगे के चरण में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बम्पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बाबा जी पहले अपनी सरकार का 5 साल का विकास गिनाएं, भारतीय जनता पार्टी अब कुछ भी कह ले, जनता का भरोसा उनसे पूरी तरीके से उठ चुका है। धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ, उससे बड़े नेता उससे बड़ा झूठ और सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। उनका यह झूठ अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। बीजेपी के लोग देश की एक एक संपदा को बेचने में लगे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर माफ करिएगा सौरभ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि 5 जनसभाएं उनकी रद्द कर दी गई हैं, हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताऊं कि बदायूं से पूर्व सांसद रहे हैं धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। उनकी कल बदायूं जनपद में 5 जनसभाएं होनी थी, जो कि हेलीकॉप्टर से होनी थी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और सांसद धर्मेंद्र यादव का आरोप है कि स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं उनके दबाव में उनकी रैलियां कैंसिल की गई हैं, तो हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन बाई रोड उन्होंने जो भी है उन रैलियों को कंप्लीट किया है, कुछ रैलियां उनकी रह गई थी। लेकिन उनका ये कहना है कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव डाल ले, प्रशासनिक अधिकारियों के रैलियां कैंसिल करवा ले या परमिशन ना दे, लेकिन जनता पूरा मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को ही सत्ता में लाएगी। सौरभ, आज इसी के साथ बदायूं में अखिलेश यादव का दौरा भी है। जी, मैं आपको बताऊं कि बदायूं में आज अखिलेश यादव की 2 रैलियां हैं। एक विधानसभा साहिबगंज क्षेत्र के इस्लामनगर कस्बे में है और दूसरी बदायूं में ही है। आपको बता दें कि बदायूं जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 के इलेक्शन में इस समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो उसमें सेंध लगाई थी भाजपा ने और 6 में से 5 सीटें जीती थी। केवल 1 सीट से समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी पूरे प्रयास में है कि अपने गढ़ को जो है पुनः वापस हासिल करे और इसीलिए अखिलेश यादव आज जो है आखिरी दिन है प्रचार का, उस दिन आके 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी सौरभ, अगर समझना चाहें कि बदायूं में मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, मुद्दा तो विकास का ही माना जाता है। सभी पार्टियां दावा करती हैं कि विकास का ही मुद्दा है, लेकिन चुनाव का आखिरी चरण आते आते ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और फिर मुद्दा जो है वही रह जाता है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे इन्हीं चीजों पे वोट पड़ते हैं। लेकिन सभी पार्टियां दावा करती हैं कि विकास, लेकिन अगर माना जाए तो बदायूं में बिजली की समस्या तो ठीक है, लेकिन सड़क और पानी, इन चीजों को लेके बड़े मुद्दे हैं और जनता इन पर बात भी करती है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरी समय पर जाके जनता विकास के मुद्दों पर वोट देती है, जातीय धर्म के नाम पर। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 5 हेलीकॉप्टर की जनसभाओं का प्रस्तावित थी
और प्रशासन के लोगों ने षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनकी परमिशन रद्द की, जिससे हालांकि वो सभी सभाएं हमने बाय रोड कवर की, लेकिन आज यहाँ ककराले की सभा में हम लेट हो गए और आगे भी जो सभाएं उनमें लेट हुए हैं। ये प्रशासन के लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अब जनता खड़ी हो गई है और जितना जनता को ये दबाने की कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी को दबाने की कोशिश करेंगे, जनता उतना ही ज़्यादा रिएक्शन वोट के माध्यम से देने वाली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्ती की। बस्ती जिले में लगातार जमीनी विवाद में मारपीट के मामले प्रकाश में आते रहते हैं, लेकिन पुलिस हो या राजस्व कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आनाकानी करते रहते हैं, जिसके चलते आपको बताते चले कि तरह तरह के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं जिले में एक ऐसा ही मामला सामने निकलकर आया है जहां पर परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद में युवती को जिंदा जलाया गया है। मामला सदर कोतवाली के करणपुर गांव में जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। कई लोग इस पूरे मामले को लेकर घायल भी हुए हैं। वहीं जमीनी विवाद में किशोरी को जिंदा जलाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। गंभीर हालत में किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलने की वजह से किशोरी 85% जल गई है और किशोरी की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं किशोरी के परिजनों ने अपने पटीदारों पर किशोरी को जलाने का आरोप लगाया है। मारपीट में घायल विवेकानंद मिश्रा ने अपने पटीदारों पवन, प्रभात और विजय मिश्रा पर अपनी बहन कन्याकुमारी को जलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमारे बीच जमीनी विवाद चल रहा था और नायब तहसीलदार ने 20 मार्च को जमीन का पैमाइश करने के लिए टीम गठित किया था। ये लोग जमीन पर कब्जा करने लगे और विरोध करने पर मारपीट करने लगे। उनकी बहन को इस दौरान जिंदा जला दिया गया। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं बस्ती से, जहां पर आपको बताते चले कि मारपीट में एक युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने निकल कर आया है। मिश्रा और विवेकानंद मिश्रा जो मूल रूप से करणपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में सगे पटीदार भी हैं, इनके मध्य रास्ते का विवाद और मकान बंटवारे का विवाद चल रहा है और इस संबंध में सीनियर जज सिविल के यहाँ बंटवारा भी दाखिल है। आज एक पक्ष ने उसमें छज्जा और बारजा निकालना शुरू किया, जिस पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया और इसको लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। इसी बीच में एक लड़की जिसका नाम कन्याकुमारी है, वो भी कतिपय परिस्थितियों में जली हुई अवस्था में वहां मौके पर मिली है। और इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने इटावा सदर के सपा प्रत्याशी सर्वेश साक्य के लिए वोट मांगे हैं। लोगों से सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। वहीं इस मौके पर शिवपाल यादव ने एक बार फिर से अपने त्याग और बलिदान की बात कही है। शिवपाल यादव ने कहा है कि 2017 में ही उन्हें केंद्र के मंत्री पद का ऑफर आया था और 3 महीने पहले ही एक बार फिर मंत्री पद देने की बात चली, लेकिन मैंने इन सब को ठुकरा दिया क्योंकि बीजेपी सरकार में किसी का भला नहीं हो सकता। तो आपको बताते चले कि शिवपाल यादव ने सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी पर हमला भी साधा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अजहर, शिवपाल यादव इटावा पहुंचे हैं और उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ अपडेट है? जी, सत्यम बताना चाहूंगा कि देर शाम में शिवपाल यादव इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने इटावा सदर सीट के लिए जो प्रत्याशी हैं सपा से, उनके लिए वोट की अपील की। ये वोट की अपील करने के लिए एक वजह ये भी रही कि अभी कुछ टाइम पहले ही शिवपाल यादव की पार्टी से रघुराज सिंह शाह थे, जो कि उन्होंने पहले ही उनको घोषित कर दिया था इटावा से प्रत्याशी, लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनको टिकट नहीं मिला था तो वो इसकी नाराजगी के चलते बीजेपी में चले गए हैं। तो इसके चलते शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ आकर सपा के प्रत्याशी के लिए अपने वोट की अपील की और इसी के चलते जो बीजेपी पे हमला किया है, हमला उन्होंने ये
ये बोला है कि एक बार ऑफर भी उनको मिल चुका था कि 2017 में उन्होंने अपना जो त्याग किया है वो यही त्याग दिया था कि केंद्रीय मंत्री बन सके, लेकिन उन्होंने उसको ठुकराते हुए अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद आप बसपा को एक तरीके से बिल्कुल डाउन करके आप सपा में से सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ एक चीज पर ही अपने आप को बना के चल रहे हैं। और अभी जो कांड हुआ है उन्नाव में, वहाँ उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि जो हुआ है उसमें बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं हर जगह और आरोप दूसरों पर लगाते हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय। और हमेशा इन्होंने अराजक तत्वों को सत्तर दिया है। तो इनका देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जहाँ पर ऐसे लोगों को सुरक्षा देते हों तो फिर तो जेल से बाहर हो जाते हैं। मंत्री जी, हिजाब को लेके जो देश में चल रहा है, कर्नाटक सरकार ने रोक लगा दी, उस पर क्या कहना है? मौलिक स्वतंत्रता अधिकार का हनन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल अधिकार का हनन हो रहा है। और अगली खबर गाजीपुर से सामने निकल कर आ रही है। गाजीपुर में आपको बताते चले कि जहां बीजेपी प्रत्याशी सुनीता सिंह पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह पर नामांकन के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और कोविड गाइडलाइन का अनुपालन न करने पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सुनीता सिंह गाजीपुर की जामनिया सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। आज उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है, लेकिन नामांकन कर नामांकन कक्ष के बाहर निकलने के बाद उनके समर्थकों ने नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुनीता सिंह और उनके समर्थकों ने कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन का भी खुलेआम उल्लंघन किया है। मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने भाजपा प्रत्याशी और समर्थकों पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने सदर कोतवाली में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आज कई लोगों ने नामांकन विभिन्न विधानसभाओं में दाखिल किए हैं, जिसमें 3 प्रमुख लोग हैं और आज नामांकन उन लोगों ने आके दाखिल किया। सर, ऐसे में कितने प्रत्याशियों ने किया है आज नामांकन? सर, आज कुल 3 प्रत्याशियों ने किया है। सर, ऐसे में अभी देखा जा रहा है कि कुछ प्रत्याशी जो है आपके कार्यालय से निकलते ही नारेबाजी करते हुए देखे गए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं और जो भी समुचित कार्रवाई है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम समुचित कार्रवाई करेंगे। ठीक सर। और अगली खबर गोंडा से सामने निकलकर आ रही है। गोंडा जिले के गौरा विधानसभा के राजा फॉर्म मनकरवा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ला सांसद केंद्रीय वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा है कि जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया था, लेकिन दोबारा अटल बिहारी को चुना और सरकार बनी। ये सब जनता ने किया। बाद में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, इसीलिए उन्होंने मौनी बाबा कहते थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने 18,000 आवास देने की बात कही, किसी को मिला यह नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी ने सभी को आवास देने की बात कही। योगी ने उत्तर प्रदेश में 45 लाख आवास दिए हैं। मोदी जी ने जनधन खाता खुलवाए हैं, जिसमें कोई जनमानस यहां पर अछूता नहीं रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, यहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं, गोंडा जिले की गौरा विधानसभा में राजा फार्म हाउस मस्किना में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए यह सम्मेलन किया गया है। जी। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लगातार सम्मेलन किया जा रहा है। उसी प्रकार से आज गौरा विधानसभा में बौद्ध सम्मेलन किया गया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति को विरोध किया गया था। राष्ट्रपति एयरपोर्ट का स्वागत करने गए थे, जब मोदी ने भाषण दिया तो अमेरिका मोदी मय हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी ने सबको फ्री में राशन दिया, ऐसे ही किसी पीएम ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने 18 लाख आवास देने की बात कही थी, पर किसी को दिया नहीं है। मोदी ने जो कहा वो सब करके दिखाया है।
चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सतीश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी बड़ी सभा हुई है, हम अपने भी नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को बताने के लिए आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए विकास के कार्यों को बताने आए हैं, प्रबुद्ध जनों को संबोधित करने के लिए आए हैं और यह बताने के लिए आए हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भी विकास करेगी, देश में विकास कर ही रही है। कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए। यहाँ से प्रभात वर्मा को सर, इस समय हिजाब विवाद पूरे देश में छाया हुआ है। अभी तुरंत जो है प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि यह महिलाओं के ऊपर है कि वह बिकनी पहने या हिजाब पहने, वो उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनका परिवार इस प्रकार की बात कर सकता है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ ये फैसला दिया है कि कोई भी धार्मिक परिधान पहन करके विद्यालय में नहीं जाया जा सकता। ये कल ही दे दिया। और महाराजगंज की सिसवा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गौरी शंकर गुप्ता ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया है। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में समर्थकों और शुभचिंतकों से अपने साथ रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का लगातार सिसवा विधानसभा से सेवा की, आम जनता के सुख दुख में भाग लिया है और जिससे क्षेत्र के लोगों ने टिकट नहीं मिलने पर भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपील की है, जिस पर खरा उतरकर क्षेत्र के विकास और लोगों को साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गौरी शंकर गुप्ता का स्वागत किया है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी का स्वागत किया गया है, गौरी शंकर का स्वागत किया गया है। उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ब्रजकिशोर, यहाँ पर गौरी शंकर निर्दलीय लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी सर, आपको बता दें कि महाराजगंज की विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर ने अपना नामांकन किया। उन्होंने पहले सपा ज्वाइन की थी, उसके बाद सपा से टिकट नहीं मिला तो निर्दल चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। चलिए ब्रजकिशोर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नामांकन दाखिल किया है गौरी शंकर ने और इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कदम से कदम मिलाकर हम जनता के साथ चलेंगे। हमारा नाम गौरी शंकर गुप्ता है उर्फ फौजी भैया। 317 विधानसभा सिसवा से जो हमने पर्चा दाखिल किया है और मुद्दा बहुत सारे कुछ है। मुद्दे में तरतीब वाइज आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो है 317 विधानसभा में भ्रष्टाचार है। सबसे पहले उसको हम क्लीन करेंगे, भ्रष्टाचार वहाँ से ख़त्म करेंगे और रोड, पानी, बिजली पर जो है हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। शिक्षा पर हमारा मुख्य है। आप पूर्व सैनिक रहे हैं, आपको राजनीति में आने की क्यों जरूरत पड़ी? एक्चुअली में राजनीति में आना ही चाहिए पूर्व सैनिक को। और नोएडा के सेक्टर 93A के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए जल्द ही विस्फोटक खरीदा जाएगा। वहीं बिल्डर द्वारा चयन की गई, आपको बताते चले कि एफिडेविट कंपनी जल्द ही ट्विन टावर को ध्वस्त करने का कार्य शुरू करेगी। कंपनी ने 10 विभागों से NOC के लिए आवेदन किया था, जिसमें से अब केवल पुलिस विभाग से ही NOC मिलना बाकी रह गया है और जिसके मिलने के बाद ही कंपनी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, ट्विन टावर को ध्वस्त करने को लेकर बस एक ही NOC बाकी रह गई है जो पुलिस विभाग के द्वारा मिलेगी, इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल सत्यम जी, आपको बता दें कि ये ट्विन टावर का जो ध्वस्तीकरण होना है, जिस कंपनी को ये सौंपा गया है ध्वस्तीकरण के लिए, ये मुंबई की कंपनी है और अभी इनकी सारी एनओसी जो है वहां से पास हो चुकी है प्राधिकरण की तरफ से और अन्य किसी विभाग की तरफ से। फिलहाल जो है नोएडा पुलिस की तरफ से एक एनओसी इनकी तरफ से मिल रही है, जो कि अभी नोएडा एसीपी ऑफिस में है, लंबित है। उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है कि हाँ अभी कुछ एक आध दिनों में, मतलब 2 से 4 दिनों में उनको आश्वासन दिया है इस बात का कि आपकी इस चीज के लिए एनओसी पास हो जाएगी। और चुनाव को लेकर ये अभी बात चल रही थी कि क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी दूसरी जगह पे व्यस्त है, तो ये आश्वासन मिल चुका है और जल्दी ही जल्दी इस ट्विन टावर की जो ध्वस्तीकरण है हो पाएगी और इनके कार्य के लिए जो कुछ सामान है, जैसे कि कुछ बारूद है, जो कि वो ग्रीन बेल्ट के थ्रू आएगी। जी और हरीश, इसको लेकर अब कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द इस टावर पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इसको गिराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सरकार की जो मानना है और कोर्ट का जो मानना है, वो हिदायत दी गई है अथॉरिटी को कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। जी चलिए हरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।